दूजा कोई यार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार कितों लभेगी नहीं सोनी नहीं मेरे जैसा दूजा कोई यार It's time for a short commercial break. सेल 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 अल हबीब क्लॉथ की जानिब से मर्दाना कपड़ों पर स्पेशल सेल जारी है। मुअज़्ज़िज़ कस्टमर, इस सेल के मौका से ईद तक फायदा उठाएं। जिन कपड़ों पर सेल लगी है प्राइम, ग्लैमर, जेंटेक्स, पाशा, गुल अहमद और कॉटन वगैरह, इस मौका से ईद तक फायदा उठाएं। नाम नेहाद सेल हर जगह लगती है, लेकिन अल हबीब क्लॉथ में जो सेल लगी है पूरे बाजार की नायाब सेल है। इस मौका से ईद तक फायदा उठाएं। अल हबीब क्लॉथ, प्रिंस रोड, मिठा चौक, नज़द लियाकत बाजार, क्वेटा। अल हबीब क्लॉथ एक बार जरूर आजमाएं। राब्ता नंबर 0331 3032 451। अनमोल ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, स्किन पॉलिश, हर्बल फेशियल, व्हाइटनिंग फेशियल, हेयर कटिंग, मेहंदी के नित नए डिजाइन, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप के लिए आज ही आप तशरीफ ला सकते हैं। सुरखपुल, सुंदस मार्केट, सब्जल रोड, क्वेटा। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स, हमारे यहाँ हर किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त और कंस्ट्रक्शन का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स, जिना टाउन, क्वेटा। फोन नंबर 0312 080 1800 0331 7541 797। घरेलू तशद्दुद माशरे के लिए कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। तशद्दुद से पाक माशरे के कयाम के लिए अपना इनफरादी और इज्तमाई किरदार अदा कीजिए। परेशानी की सूरत में मुंदरजा झेल हेल्पलाइन से मदद हासिल की जा सकती है। 081 111 400 400। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स 0333 9085 709 या 1099। ये पैगाम आवाज CDS, वुमेन शेड और उजाला की ताउन से पेश किया गया है। अपनी दुकान, होटल और किसी भी किस्म के कारोबार की मशहूरी के लिए स्काई FM 89 की खिदमत हासिल करें। अभी राब्ता करें 0332 080 1800। You are listening Sky FM 89. की छाँव तली राहें बिछी है, अब आजा प्यार की दीप जली तेरी कमी है, अब आजा चाहती तुझको बुलाए, हमको तो इंतजार है, तुमसे प्यार है, ये प्यार है, प्यार रहेगा, यही प्यार है, यही प्यार है, ये प्यार है, प्यार रहेगा।
इंतजार है, तुमसे प्यार है, ये प्यार है, प्यार रहेगा। यही प्यार है, यही प्यार है, ये प्यार है, प्यार रहेगा। इन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी गामज़न थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम।
मौसम। पुकारे हम सफर, सुनिए झरनों की पुकारे हम सफर। जी प्यारे सामीन अस्सलाम वालेकुम। स्काई FM 89 के साथ मैं हूं आज के शो का मेजबान वतन यार खिलजी। जी प्यारे सामीन, जिस तरह के आपको मालूम है कि आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला फाउंडेशन की जानिब से जो है ये ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है वो जारी है और आज तीसरा शो है। वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान ज़िला लोरलाई के ताउन से जो है ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आज आप सुन रहे हैं। स्काई FM 89 की आवाज़ है और आज भी मेरे साथ इस शो में पिछले शोज़ की तरह मेहमान मौजूद हैं और आज भी हमारी मौजू जो है बिल्कुल वही है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने ज़िंदगियों पे क्या असरात डाले, कौन से ऐसे तबकात थे जो कि बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हुए और वो जो हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार हुए या वो तकालीफ में आज भी जी रहे हैं। तो आज भी हम बात इसी पे करेंगे, ज़िंदगी पे क्या असरात इसके मुरतब हुए। आज भी हमारे इस शो में जो है हमारे मेहमान जो हैं वो ट्रांसजेंडर अक़लियती बिरादरी जो हमारी है और ख़वातीन जो हैं और बच्चे जो हैं और मज़दूरकार जो तबका था उन पे क्या गुज़री और उनके मुश्किलात जो थे वो क्या रहे इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान। तो सबसे पहले मैं अपने मौजूद जो मेरे मेहमान इस वक्त FM 89 के स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ करता चलूँ। हमीदुल्ला खान काकड़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन के और समाजी सतह पे इनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है। और हमारी दूसरी जो मेहमान हैं वो है फातिमा खान और फातिमा खान जो है वो मेंबर हैं नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन हुकूमत पाकिस्तान। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की तवस्सुत से तो हम मुबारकबाद भी देना चाहेंगे फातिमा खान को कि हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से इनकी जो है वो नामजदगी की और इनको मुंतखब किया नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन के लिए, ताकि ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं और मसाइल हैं उन पे बात हो सके और उनको उजागर किया जा सके और ख़वातीन को तरक्की की राह पर लाया जा सके। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमीदुल्ला खान काकड़ साहब से। हमीदुल्ला खान काकड़ साहब, कोरोना वायरस आज कोई लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा जब से बलूचिस्तान में आई है कोई 115 दिन के करीब जो हैं हो चुके हैं इस वायरस के वबा को और लॉकडाउन भी जारी था। पहले तो सख्त फुल लॉकडाउन था, इसके बाद गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से स्मार्ट लॉकडाउन है। तो इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ तबकात जो हैं वो पिसे हुए तबकात वो बड़े मुतासिर हुए हैं। तो कोरोना वायरस की इस वबा में आप किस तरह देख रहे हैं उन तबकात को? जी वतन यार खिलजी साहब, आपका और उसका ये नेटवर्क FM 89 का बहुत शुक्रिया
कि आपने हमें दावत दी और हमें यहाँ पे जो है बुलाया। जी। खासतौर पे इस वक्त जो हम कोरोना वायरस के हवाले से जो हम मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं और इस हवाले से हमारे कैंपेन भी चल रहे हैं, वो तो मुख्तलिफ एरियाज़ में हम जाते हैं, मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ जो है हमारे देही जो इलाके उसमें हम जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए माशी तौर पे इससे पूरा जो माशरा है, जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, ख़ास तौर पे जो आप माजूर है वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अभी हम मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कुछ सर्वेज वगैरह जो है वो हम कर रहे हैं, उसमें यह है कि जो हमारे मजदूर तबका है, जो हमारी ख़वातीन जो मुख्तलिफ स्कूलों में जो है वो काम करती थी या मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स में जो काम करती थी या कहीं पे कोई छोटा मजदूरी वगैरह करते थे, उनकी जो है वो मजदूरी और उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि अक्सर स्कूल जो है वो बंद हो गए। जो प्राइवेट स्कूल्स थे उसमें टीचर्स जो है वो काम करती थी, उनको सैलरीज नहीं मिल रहे हैं। कुछ जो हेल्थ सेंटर्स थे, खासतौर पर हमारे जो ख़वातीन है वो हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं, तो वो हेल्थ सेंटर्स जो है वो बंद हो गए, उनकी सैलरीज वगैरह उनके वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये इसमें ख़वातीन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मुतासिर हो गए हैं। घरेलू सतह पे जो ख़वातीन काम करते थे एक से दूसरी जगह पे वो ज़्यादा मुतासिर हुए। मजदूर हमारे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और ख़ासतौर पे अगर जो माजूरों को देखा जाए तो ये भी काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उनका जो एक्सेस है एक जगह से दूसरे तक जाना और अपना जो कोई छोटा मोटा अगर रोज़गार या कोई उनको जो किसी वसीला था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो ये से काफ़ी जो है मैं बता रहा हूँ कि हमारे लोग मुतासिर हुए हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और हमारे जो ट्रांसजेंडर की जो आप बात कर रहे हो और आज कोयटा में हम देख रहे हैं इनका जो ज़रिया रोज़गार था या जो मुख्तलिफ जगहों पे ये काम करते थे या बाहर से अब निकलते, तो ये तो इनके वो सारे इस तरह के जो एक्टिविटीज़ थे वो ज़ाहिर है वो महदूद हो गए और बिल्कुल घरों में जो है वो बंद है। जी बिल्कुल हमीदुल्लाह खान काकड़ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बेरोज़गार हुए लोग और बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही है। आपके पास फिर भी आएंगे और कुछ सवालात और भी आपसे हमने शेयर करने हैं। और तो आते हैं हम फातिमा खान की जानिब, मेंबर नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन हुकूमत पाकिस्तान। तो फातिमा खान, आपने ख़ुद क्या महसूस किया इस कोविड-19 के दौरान, और आपकी कुछ कारकर्दगी भी रही है, तो क्या आपने किया और क्या आपने महसूस किया, और हुकूमत बलूचिस्तान ने कहाँ तक इन लोगों को, ये जो पिसे हुए तबकात की हम बात कर रहे हैं, कहाँ तक हुकूमत बलूचिस्तान ने इनका साथ दिया? तो क्या इनके मसाइल हल हुए हैं या अभी भी हल तलब हैं मसाइल? बहुत शुक्रिया वतन यार साहब। पहली बात तो ये कि आज का जो प्रोग्राम है जिस हवाले से आप लोग कर रहे हैं, एक तो ये अच्छा टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए और इसके थ्रू अगर हम गवर्नमेंट को मज़ीद एडवोकेट कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से बात हो रही है कि जो पिसा हुआ तबका था बलूचिस्तान के अंदर, जो गरीब तबका था, वो मज़ीद पिस गया। जी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, लॉकडाउन ने जो इम्पेक्ट डाला है लोगों की ज़िंदगियों पे, चाहे वो ट्रांसजेंडर थे, चाहे वो पेशावराना लोग थे जो रोज़गार करते थे, रोज़गाना थे, लेबर क्लास थी आपकी, या आपकी जो हम फोर्थ क्लास बोलते हैं, जो चौकीदारी की नौकरी करते थे या गार्ड की नौकरी करते हैं, या ऐसे लोग वो जो जिनकी बहुत लिमिटेड सैलरीज हैं या बहुत लिमिटेड उनका रोज़गार है या माहाना आमदन है, उनका खर्च कैसे चला। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो देखने में आया वो ये था कि जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, बिज़नेस क्लास थी, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत तो अपने इलाकों में, मोहल्लों में एक दूसरे के साथ बहुत हद तक सपोर्ट की है। जी बिल्कुल। लेकिन सूबाई सतह पे, हुकूमती सतह पर वो सपोर्ट लोगों को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जी जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, हमारी कोऑर्डिनेशन रही डीसी ऑफिस के साथ, वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशंस हुई, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं गवर्नमेंट की सतह पे, एमपीएस लेवल पे। एमपीएस के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशंस हुई हैं उसमें जो मैक्सिमम नंबर है, जो ज़्यादातर तादाद उन लोगों की फैसिलिटेट हुई है जो कि वोटर ग्रुप था। जी बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो कि असल हकदार थे, जो कि वाकई जिनकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ रोज़ के कमाने पे चलती थी, जो दिन को कमाते हैं और शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो मज़ीद पिस गए। ऐसा तबका जो कि मज़दूरी करता था, ऐसी ख़वातीन जो कि लोगों के घरों में काम करती थी, मज़दूरी करती थी, या वो लोग जो माजूर थे या डिसेबल्ड थे, अपाहिज थे, या जो कि भीख मांगने वाले थे, खैरात
मांग कर जिनका गुजारा चलता था, या जिस तरह से ख्वाजा सरा कम्युनिटी की हम बात करते हैं, ट्रांसजेंडर्स, उनका रोज़गार जो है वो शादी ब्याह फंक्शंस इन पर चल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सेगमेंट था सोसाइटी का, ये मज़ीद पिस गया। जी। राशन तो इनको मिला है लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से या फिर जो है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से। गवर्नमेंट की सतह पर भी कुछ लोग फैसिलिटेट हुए हैं, लेकिन जिस हद तक लोग गवर्नमेंट की सतह पर फैसिलिटेट होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। जी। अच्छा, उतने नहीं हुए तो क्या आप तजवीज़ देना चाहती हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए जो कि आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान ज़िला लोरलाई की जानिब से इस वक्त हमारे सामीन जो हैं वो सुन रहे हैं, क्या तजवीज़ देना चाहती हो कि इन तबकात की जिनका आपने जिक्र किया, क्या किया जाए इनके लिए, क्या हो सकता है? जो मेन बेसिक चीज़ थी जिसपे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप थी। जी। कि जो प्राइवेट सेक्टर था, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर था, बिजनेस कम्युनिटी थी या बहुत कॉर्पोरेट कम्युनिटी कंपनीज थी वो, या फिर एनजीओ का सेक्टर था, डेवलपमेंट सेक्टर था, इनकी एक जो है बड़े वसीले पैमाने पर जो है गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। डीसी ऑफिस को, कमिश्नर ऑफिस ने, डीसी ऑफिस ने कॉल की, लेकिन लिमिटेड इदारों को कॉल की, लिमिटेड लोगों को कॉल की जिन्होंने वो मीटिंग्स अटेंड की, उसमें कोऑर्डिनेशन हुई। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल जो लोग हैं, एमपीएस है, पार्लियामेंटेरियंस है, उनका अलग एक हिसाब होता है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ जब डीसी इस चीज़ की लीड लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर जो है, क्योंकि वो इस टाइम पे सूबे को रन कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट को, ज़िले को रन कर रहे हैं, सीएम साहब जो हैं आपके सूबाई एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जो है सुपरविजन में, तो इनको ये चाहिए था कि ये गवर्नमेंट पब्लिक जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अगर चलते, डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों को बुलाते, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज चल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही हैं, जो ऐसे लोग मुखय्यर हज़रात जो का वसी पैमाने पे बिजनेस सिस्टम चल रहा है, जो बड़े बड़े राशन के स्टोर्स चला रहे हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करते, इनसे एक तो तजवीज़ लेते, दूसरा इनके इलाकों में जहाँ जहाँ गुर्बत के मारे हुए लोग हैं इनके अंदर ये जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट करते। पाकिस्तान लेवल पे तो हमने देखा कि टाइगर फोर्स बनी है, सिविल डिफेंस के अंदर बनी है, लेकिन आपकी ज़िलाई सतह पर क्या बना है, सूबाई सतह पर क्या बना है, ज़िलाई सतह पर क्या? हम पूरे सूबे की बात नहीं करते कि हम 32 अजला में बात करें, हम ये बात करते हैं कि कोयटा के अंदर कितनी कमेटियां बनी, कितने लोगों ने उसको लीड किया, डीसी साहब की सुपरविजन में जो कमेटीज कोई बनी नहीं बनी, उसमें से कितने जो है नुमाइंदगी सिविल सोसाइटी की हुई, कितनी नुमाइंदगी ख़वातीन की हुई, कितनी नुमाइंदगी कोई ट्रांसजेंडर की हुई, कितनी नुमाइंदगी है जो उन लोगों की हुई है जो लेबर क्लास, आपके यहाँ पे लेबर यूनियंस हैं, उनको लूप में नहीं लिया गया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से लोगों को उस तरीके से लूप में नहीं लिया गया जो लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि लूप में लेना चाहिए था, और चूंकि एक ऐसी आफत थी, एक ऐसी वबा हम इसको कह सकते हैं कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वतनियार साहब, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है वो इस चीज़ पर दिया गया है कि लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करें। जी जी। किसी ने ये स्ट्रेस नहीं दिया कि किसी के पास गर्म या ठंडे या गर्मी के कपड़े या सर्दी के कपड़े हैं, किसी के बच्चों के पास कपड़े हैं या नहीं, या कहीं पे अस्पतालों में या मरीजों में जब हमने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पर सिर्फ कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद थी, तो ऐसे लोग जिनको अद्वियात की ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी अस्पतालों में, या ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं दिया गया कि हॉस्पिटल्स में मेडिसिन अरेंज की जाएँ। इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं दिया गया कि शहर के अंदर कोई मेडिकल कैंप्स लगाए जाएँ कि अगर हॉस्पिटल्स बंद हैं तो वहाँ पर लोगों का जो है ट्रीटमेंट किया जाए, चेकअप किया जाए। ऐसी ख़वातीन भी देखने में आई जो कि अपनी डिलीवरी या प्रेगनेंसी की वजह से, जिनकी अमवात वाक़या हुई या हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि आपकी ओपीडीज बंद थी, इमरजेंसीज बंद थी, तो इन चीज़ों पे भी स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत थी। जी बिल्कुल। आते हैं हमारे मेहमान हामिदुल्ला काकड़ साहब की जानिब। हामिदुल्ला काकड़ साहब, कोरोना वायरस की वबा इस वक्त भी मौजूद है, अगरचे हुकूमत बलूचिस्तान के कहने के मुताबिक कि उसमें कमी आ रही है, लेकिन अब भी मौजूद है, और हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन में मज़ीद 15 जुलाई तक जो है वो इजाफ़ा कर दिया। मतलब ये कि शाम के 7 बजे जो है आपका कारोबार ये बंद हो जाता है। तो क्या वो जो SOPs है उस पर अगर हम बात करें, अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या इसमें पब्लिक की कोई कसूर भी शामिल है?
SOPs पे अमल दरामद नहीं करना, मास्क नहीं पहनना, सैनिटाइजर से या साबुन से हाथ नहीं साफ करना। जी, इसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं, हम सब का जो इसमें कसूर है, पूरे तमाम लोगों का जी। और लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास मालूमात नहीं है। अगर मैं अक्सर जो रूरल एरियाज में, हमारे जो देही इलाके है, इसमें हम जाते हैं, हम अपने अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे लोग इसको बिल्कुल समझते ही नहीं है जी। जब मैं जाता हूँ, मैं मस्त लगाता हूँ कि बोलता है तुम जो है कोरोना से डर रहे हो, अल्लाह से डरो। भाई कोरोना जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत है और हमें एहतियात जो है वो करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें देखो, शहर लेवल पे तो हमारे पास मीडिया है, मुख्तलिफ जो चैनल्स है, वो ये चीज़ें जो है वो फैला रहे हैं, लेकिन रूरल एरियाज में जो है लोगों के पास इस तरह की अवेयरनेस और चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं है जी। और ख़ास तौर पर ये जो अभी फातिमा ने बात की, ये जो हमारे ख़वातीन का जो एक्सेस है, जो एहसास पाकिस्तान प्रोग्राम था जी, इसमें ख़वातीन का अगर देखा जाए तो बहुत रूरल एरियाज है जहाँ पे ख़वातीन के पास न मोबाइल्स है, न मोबाइल नेटवर्क्स है, तो इसमें बहुत से ख़वातीन जो है वो इस प्रोग्राम से रह गए हैं जी जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो है बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो है इन चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में माजूर अफराद और अकलियत भी बहुत ज़्यादा मुतासिर। अच्छा, उसकी वजूहत क्या थी, क्यों रह गए? ये तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि रूरल एरियाज में बहुत से ख़वातीन के पास मोबाइल्स तो होते नहीं है मोबाइल बिल्कुल, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं है जी। तो ये इसका जो तरीकाकार था वो मोबाइल से आपने जो है उनको मैसेज करना था, मैसेज से जो है आपका वहाँ पे अंदराज होता, तो इस तरह के जो है कुछ चीज़ें जो है वो रह गए थे जी। बाकी जो टाइगर फोर्स की जो मैडम ने बात की, टाइगर फोर्स जो है देखो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारे नेटवर्क्स है, हमने गाँव की सतह पे जो हमारे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस है, हमने COs बनाए हैं, LSOs बनाए हैं, इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि ऑलरेडी जो एक ट्रेन फोर्स मौजूद है, जिसको हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के भी सिखाया है, उनको हेल्थ हाइजीन के जो है वो टूल्स भी सिखाया है, तो ये बाकायदा ये ट्रेन लोग हैं जी जी। तो इनको जो है एक साथ जो है ये जो हमारी सिविल सोसाइटी है या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इनको जो है इनके साथ मिलना चाहिए था, और इसको जो तमाम जो एक पॉलिटिकल वो है उससे निकलना चाहिए था जी बिल्कुल। तो अभी भी हमारा सजेशन ये है कि रूरल एरियाज में जो है हमारे दी एरियाज में जो हमारे सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी बिल्ट हुई है, उनकी ट्रेनिंग्स हुए हैं, वो इन चीज़ों को समझते भी है, जानते भी है, और हेल्थ के इश्यूज जो है उनके ऊपर बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तो इनको जो है इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए था। फिर ये जो सिविल सोसाइटी हमारा है, बहुत रूरल एरियाज में हमारे एक्सेस है, हमारे लोग हैं, हमारे नेटवर्क्स हैं, तो इनको इन्वॉल्व करना चाहिए था। आप NHN के भी नेशनल कमेटी के जो हैं वो मेंबर हैं, तो NHN का भी बुनियादी मकसद यही है कि आफत में, हंगामी हालत में इस तरह की चीज़ों में लोगों की मदद करना। NHN का बेसिकली रोल क्या रहा है, और क्या NHN के पास भी इतनी अफराधी कुव्वत मौजूद है कि वो हुकूमत उनसे मदद ले सके? वही ना कि अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क की सतह पे हमारे पास कोई 350 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड है NHN पूरे मुल्क में जी बिल्कुल। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूरल एरियाज में काम किया है, देही इलाकों में, वहाँ पे कम्युनिटी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन की, तो कोई 350 के करीब COs हमने बनाए हैं जी बिल्कुल। फिर उनके LSOs बनाए हैं, तो ये सब हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये नेटवर्क जो है ये एक बहुत बड़ा और मजबूत नेटवर्क है। फिर कोऑर्डिनेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो PDMA के साथ हमारी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है। अभी भी जो है अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हम ये जो कीमतें हैं इनको मॉनिटर कर रहे हैं, हेल्थ के जो इश्यूज है वो हम मॉनिटर कर रहे हैं। इसको बाकायदा वीकली जो है हम इनकी रिपोर्ट्स शाया करते हैं और उनको मुख्तलिफ इदारों तक जो है वो भेजते हैं। हमारा काम ये है कि हम लोगों के मसाइल को उजागर करें, मसाइल को जो वो लोगों के सामने पेश करें और दुनिया के सामने पेश करें, गवर्नमेंट के सामने पेश करें। फिर उसके ऊपर हम मिल करके क्या कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, UN, हम मिल करके क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और जो ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर पेश कर रहे हैं, उनका भी मकसद ये है, और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और रेडियो नेटवर्क के ज़रिए जो हैं इस वक्त जारी हैं।
और मकसद यही है कि ज़िंदगी पर जो असरात मरतब हुए हैं, मनफी असरात मरतब हुए हैं, या वो तबकात, पिसे हुए तबकात जो हैं जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, वो मुतासिर हुए हैं, उनकी ज़िंदगी पे असरात पड़े हैं, उनके घर पे असरात पड़े हैं, उनके बच्चों पे असरात पड़े हैं, ज़ाहिर बात है नफसियाती असरात भी उन पे पड़ चुके हैं। तो उस असरात को उजागर करना, उस पे एडवोकेसी करना, हुकूमत को मतवज्जे करना कि अब भी क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, या इंटरनेशनल डोनर्स को मतवज्जो करना कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं। तो जी फातिमा खान, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी मैं कह रहा था कि आवाज़ फाउंडेशन की एक इस तरह की काविश है कि इन चीज़ों को उजागर किया जाए और पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी है, ताकि हुकूमत तक बात पहुँचे और हुकूमत जो है इन लोगों की मदद करे। जी देखिए, एडवोकेसी की जो बात थी और जो डोनेशंस की बात थी, खासकर इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी ये चीज़ देखी गई, क्योंकि ये पेंडेमिक एक सिचुएशन थी, जो पेंडेमिक था कोविड-19, एक पेंडेमिक था जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया। इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे मुख्तलिफ ऐसे ममालिक थे जो कि गुर्बत की सतह से नीचे, जिनमें लोग जो है ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और वहाँ पर सबकी सिचुएशन एक जैसी है जी। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ तरीके जो है अडॉप्ट किए हैं। वो कंट्रीज़ जो अफोर्ड कर सकती थी, उन्होंने तो घरों तक लोगों को राशन पहुँचाए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाई हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इस किस्म के जो ममालिक थे, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ईरान, जहाँ पे इतने वसाइल नहीं थे, मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, वहाँ पे लोगों को एडवोकेसी, आगाही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इंटरनेशनल डोनर्स इसके लिए तैयार बैठे थे, लेकिन यहाँ पर फिर वही बात है कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है गवर्नमेंट के बीच में और इदारों के बीच में, और सूबों, खासकर वफाक और सूबों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। एक चीज़ जो पहले जिस पे आप लोगों ने बात की, SOPs फॉलो करना। जी जी बिल्कुल। SOPs ये पेंडेमिक की सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ क्रिएट इस वजह से हुई क्योंकि SOPs फॉलो नहीं किए गए। जी बिल्कुल। उसकी भी रीज़न ये थी कि आपने, गवर्नमेंट ने जो है वो आपकी जो मुख्तलिफ इदारे थे, जो यहाँ पर किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई है। बिल्कुल। अगर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाती, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर और ताजर बिरादरी हो गया, आपका NGO सेक्टर हो गया, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया, बिजनेस हब हो गए, आपकी ख़वातीन टीचर्स हो गई, अगर इनको आप ऑन बोर्ड लेते, लूप में लेते, इनकी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाते, जिनका टास्क ये होता कि वो लोगों से SOPs फॉलो करवाएं, उनके लिए आप प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करते। हमारे पास यहाँ पे चले ज़िले सतह पर कोयटा के अंदर तो डेवलप्ड सिटी है, हमारा जो है वो सूबाई एक दारुल खिलाफा है, लेकिन उसके बावजूद आपके ऐसे दूर दराज के अजला जहाँ पे लोगों के पास TV की सहूलत मौजूद नहीं है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं, और वो भी जो है लोकल लैंग्वेजेस में सुनते हैं। उनके थ्रू आगाही देनी चाहिए थी। टीचर्स जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं स्कूलों में, बच्चों को, जो छोटे बच्चे थे या जो मिडिल तक या हायर स्कूल के बच्चे थे, उनको अवेयरनेस आप टीचर्स इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू देती। HEC को ऐसे मॉड्यूल्स डेवलप करता, ऐसे चीज़ें डेवलप करता जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी आगाही दी जाती। जी बिल्कुल। हमने जो टाइगर फोर्स बनाई है, इसके साथ साथ यूथ की बहुत बड़ी टास्क फोर्स जो है वो मुख्तलिफ सूबों में मौजूद थी। यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट था, इनके लोगों को यानी पहले से मौजूद था। यूथ की टास्क फोर्स तो पहले से मौजूद है। आपके पास यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट मौजूद थे, इनके जो वॉलंटियर्स इदारे, जो मुख्तलिफ, आपके पास PRCS का इदारा मौजूद था, इनके थ्रू, इनके जो वॉलंटियर्स थे, इनके थ्रू आगाही की मुहिम चलाई जा सकती थी। ऐसे NGO सेक्टर जो कि एडवोकेसी पे बात कर रहे थे, काम कर रहे थे, जिस तरह हमिदुल्लाह साहब ने बात की कि CSOs हैं, LSO हैं, इनके थ्रू ज़िले सतह पे जो है एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती, आगाही की कि SOPs को किस तरीके से फॉलो करना है, प्रिवेंशंस क्या है, क्योर क्या है, फर्स्ट एड किस तरीके से, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हाथ धोना। बिल्कुल। हमने इसमें देखा है कि मुख्तलिफ इदारों ने हाथ धोने के लिए या इस किस्म की चीज़ों के लिए बहुत सारा काम किया है, इन्वेस्ट किया है। सर्विस डिलीवरी में बहुत सारे प्राइवेट इदारों ने काम किया है, इस वक्त भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, लेकिन ये है कि कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए थी जिलाई सतह पे, सूबाई सतह पे, कि जो इसको गवर्नमेंट के साथ ताउन होता, जी बिल्कुल, कि उनके साथ मॉनिटरिंग भी की जाती और उसके साथ कोऑर्डिनेशन में ये था कि गवर्नमेंट को टाइमली फॉलो अप मिलता, फॉलो अप मिलता और किस किस सेक्टर पे, किस किस सेगमेंट के लिए काम करने की जरूरत थी, किस किस स्टेज पे। और ये लॉकडाउन जो लॉकडाउन से स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट हुआ है और इसको आगे किस स्टेज पे ले जाना था, इसमें स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs में क्या चेंजेस आने चाहिए थे, किस चीज़ की ज़रूरत थी, किस चीज़ की नहीं थी, इस सारी चीज़ों को जो है वो एक डिस्कशन के थ्रू, एक
इन चीज़ों के थ्रू जो है रिव्यूज़ या कॉन्सेंट लेना चाहिए था मुख्तलिफ सेगमेंट्स से सोसाइटी के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो अब आते हैं एक मरतबा फिर हमारे मेहमान हमीदुल्लाह काकड़ साहब। अवाम का क्या रोल बनता है? ठीक है, गवर्नमेंट पे हमने बात की कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन खुद पब्लिक की क्या वो है, और हम अवेयर करना चाहते हैं पब्लिक को कि आपकी भी ये जिम्मेदारी है इस आफत की घड़ी में, आपने क्या रोल प्ले करना है, आप पब्लिक को किस रोल में देख रहे हैं? सबसे पहले जो है वो तो जिम्मेदारी हम हमारे अपनी बनती है। अगर मैं अपने आप से शुरू न करूँ ना तो मैं दूसरे को फिर क्या बताऊंगा जी। और इसी तरह अगर पब्लिक जो है खुद अपनी सेहत का ख्याल न रखे जी, गवर्नमेंट तो देखो आपको हर तरफ से फिर भी जो है वो आपको अवेयरनेस मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कैंपेन चला रहे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन आम लोगों को जो है इसको सीरियसली जो है वो लेना चाहिए था जी। आम लोगों ने भी सीरियस नहीं लिया, ठीक है, सीरियस नहीं लिया, तो लेना चाहिए था ना, क्योंकि ये हमारी सेहत का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे जो है माएँ जो है, हमारे जो बूढ़े वालिदैन हैं, इनके सेहत का मसला है। हाँ बिल्कुल, तो जब तक हम खुद जो है इनको सीरियस नहीं लेंगे, देखो गवर्नमेंट के तो यहाँ तक जो है बस था, उसने जो हमारे वसाइल है जो हमारे यहाँ तक है, लेकिन जब तक हम खुद एहतियात नहीं करेंगे, लोग खुद जो है नहीं सोचेंगे अपनी सेहत के बारे में, तो उस वक्त तक जो है ये चीज़ इन चीज़ों में कोई इस तरह की कोई तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती। तो मेरा यही मैसेज है आम लोगों के लिए कि यार वो खुद जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें जी, खुद जो है अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो जब तक हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम बीमारियां तो आएंगे। फिर ये है कि इस तरह का वायरस है कि ये एक दूसरे से फैलता है, बिल्कुल आपके पड़ोस में, आपके जाने वालों में, आपके आसपास जो लोग हैं, तो इसका वाहिद हल भी यही है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो एहतियात करें, मास्क का जो है वो इस्तेमाल करें जी। बिल्कुल, और जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर तो हमारे आम लोगों में जो है ये एक नई चीज़ आई, बहुत से लोग जानते भी नहीं थे कि सैनिटाइजर क्या है। बहरहाल ये जो आम हमारे साबुन है, इसको जो है कोई 20 सेकंड तक जो है इसे हाथ जो है वो धोना चाहिए। ये तो आम लोगों के लिए जो एक आसान सी बात है कि वो साबुन से हाथ धो ले, साबुन चाहे जो भी हो ना, जो हम जिसे जो हाथ साफ हो सकते, कोई 20 सेकंड तक उससे धो ले। तो लोगों को एहतियात करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल जी। प्यारे सामीन, आप इस वक्त सुन रहे हैं स्काई FM 89 की ये आवाज़ है, और मैं हूं मेज़बान आज के इस शो का वतन यार खिलजी। और ये जो खुशी प्रोग्राम है जिसका आज तीसरा और आखिरी शो आप सुन रहे हैं, आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान ज़िला लोरलाई की जानिब से ये आपके लिए पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम यकीनन बलूचिस्तान के तमाम अज़ला को, लोरलाई को भी बड़ा मुतासिर किया गया, और लोरलाई में भी कोरोना वायरस के केसेस आए, और लोरलाई में भी मासूर अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए, और लोरलाई में भी बच्चे मुतासिर हुए, ख़वातीन जो हैं वो मुतासिर हुई, और ख़वातीन जो हैं वो उस पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए। घरेलू सतह पे ख़वातीन पे एक बर्डन भी बड़ा, जिस तरह पहले वो रिलैक्स थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों से जो है ख़वातीन भी जो हैं वो बड़ी दबाव में हैं, और बड़ी बल्कि तशद्दुद के कई वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट भी हुए हैं, वो आए भी हैं, और कुछ ख़वातीन जो हैं वो इस तशद्दुद से जो हैं वो जाँबाग भी हुई हैं। तो ख़वातीन की ज़िंदगी में किस तरह ये असरात पड़े, फातिमा खान आप इस पे चूँकि काम भी कर रही हैं, तो ख़वातीन की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हुई कोविड-19 से? कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा वाकई हमने देखा है कि जो इफ़ेक्ट हुआ है लाइफ पे, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ख़वातीन की ज़िंदगियों में, एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ एक नहीं, डिफरेंट रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में जो ख़वातीन हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो बढ़ गए हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि जी मर्द जो हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान और ऐसी कंट्रीज़ जो है एशियन कंट्रीज़ जिनमें मर्द जो है मेल जेंडर है वो ज़्यादा बाहर निकलता है, काम करता है, और ख़वातीन कम कमाती हैं। लेकिन वेस्ट में ये देखा गया है कि ख़वातीन भी इक्वली जो है पार्टिसिपेट करती हैं, वो उतना ही कमाती थी, घर को चलाने में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो ख़वातीन की जिम्मेदारी भी थी। पाकिस्तान के अंदर भी है, तो वो ख़वातीन जिन्होंने घरों की जिम्मेदारी उठाई हुई थी, या जिनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो घरों को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि बेरोज़गारी ने बहुत बुरी तरीके से पूरी दुनिया को हिट किया है, पाकिस्तान भी उसका जो है निशाना बना है।
निशाना बनाए। और बिल्कुल। पाकिस्तान में सबसे हम ये कहते हैं कि डिप्राइव्ड हमारा जो सूबा है बलूचिस्तान, जहाँ पे शराय ख़वानदगी भी कम है और इकनॉमिकल कोई सिचुएशन इस किस्म की अच्छी नहीं है। यहाँ पे ख़वातीन बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। जी बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस घरों में, क्योंकि जब बेरोज़गारी होती है तो आप के जो आसाबी मसाइल हैं वो बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। आपके घरेलू मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है, माशी मसाइल बढ़ गए हैं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा घर में बच्चों पे, बीवी पे उतारते हैं। एक तो ये रीज़न डोमेस्टिक वायलेंस इस तरीके से भी बढ़ा है। फिर वो खवातीन जो कि घर का खर्च चलाती थी, जहाँ पे वो या तो फीमेल हेडेड फैमिलीज थी, या फिर ऐसी खवातीन के जहाँ पे खुदा न खास्ता शौहर माजूर है या फिर नशे की आदत में है, या किसी भी बेरोजगारी की वजह से खवातीन उस घर को सपोर्ट कर रही थी, वहाँ पे मारपीट, तशद्दुद, ये चीजें देखने में आई। और जहाँ पे मर्दों की माशी हालत कमजोर हुई है, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा भी खवातीन पे निकाला है। चाहे वो बच्चियों पे तशद्दुद किया है, चाहे वो औरतों को मारा है, यहाँ भी देखने पे आया। बहुत सारे मुख्तलिफ वाक़यात हमारे इस मरतबा जो एक वेव उठी है, जो देखने में आई है, जो कि अलार्मिंग एक चीज़ है। हमारे पश्तून बेल्ट में जो खवातीन का डोमेस्टिक वायलेंस है वो बढ़ा है, वो ज्यादा है, वो बढ़ गया है। बढ़ गया है। जी पहले तो हमने ये देखा था कि बलोच बेल्ट, खासकर नसीराबाद, जाफराबाद या ऑनर किलिंग और इस किस्म के वाक़यात रेगुलरली रिपोर्ट होते थे, लेकिन इस मरतबा ये वेव एक, क्योंकि हम ये कहते थे कि पश्तून हमारी जो रीजन है और जो ट्राइब्स हैं, इसमें ख़वातीन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का एहतराम किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ा है, ये शो करता है कि ये इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी जो है वो और फ्रस्ट्रेशन जो है उसने इस चीज़ को ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, और ख़ासकर जो है आपकी डीस्टेबलाइजेशन इकोनॉमिकली जो है उसने आपके जो है डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी का क्या रोल बनता है? वो क्या अवेयरनेस दे लोगों को, क्या रोल बनता है? सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल बनता था। जिस तरह से बात हुई कि सिविल सोसाइटी का एक रोल तो ये भी बनता था, पहली बात तो ये है कि सिविल सोसाइटी से भी हटकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे की अपनी ज़ाती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपना क्या किरदार अदा करता बहैसियत एक शहरी के। आप इस मुल्क के सिटीजन हैं, आप इस मुल्क में रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस मुल्क की हिफाजत करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने एक जिम्मेदार शहरी का हक अदा नहीं किया हमारे लोगों ने। ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हर चीज़ जानते थे, जिनको सब कुछ पता था, उन्होंने SOPs फॉलो नहीं की। उनके लिए कोरोना वायरस कुछ भी नहीं था, कोविड कुछ भी नहीं, झूठ है, ये एक वेस्ट का एजेंडा है और ये जो है यहूद की साजिश है, फलाना है, इस किस्म की जो चीज़ें सामने आई। फिर उसके बाद हमने देखा गया कि लोगों ने उस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं किया जिस तरीके से फॉलो करना चाहिए था। फिर साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ने इस चीज़ को काउंटर करने के लिए भी जो है कोई ऐसा खास रोल प्ले, क्योंकि उसका मेजर रीज़न ये था कि लॉकडाउन की वजह से एक्टिविटीज़ ऑल ऑफ द सडन स्टक हो गई थी। हमारे पास पेंडेमिक की कोई पॉलिसी नहीं थी बलूचिस्तान के अंदर कि अगर कोई पेंडेमिक हिट करता है तो बलूचिस्तान के पास क्या, पाकिस्तान के पास भी ऐसी कोई जो है पॉलिसी नहीं थी कि जिसके अंदर कोई स्टैंडर्डाइज्ड SOPs जो डिज़ाइन हुए होते जिसके तहत लोग फिर आगे उनको पहले से माइंड बिल्ट होता। हाँ, ये कह सकते हैं कि आने वाले जो साल होंगे उनमें इस किस्म के SOPs मौजूद होंगे कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि अगर दोबारा किसी किस्म का कोई पेंडेमिक जो है या सेकंड वेव इसी पेंडेमिक की अगर आती है तो SOPs कोई मौजूद हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लिए हो, कि वो किस तरीके से लोगों की एडवोकेसी कर सकते हैं, ये डोमेस्टिक वायलेंस को काउंटर करने के लिए किस तरीके से पहले से लोगों का ज़हन बना सकते हैं। हमें ये तो पता था कि जी पेरियम में और ये जब बारिश आती है या बर्फबारी होती है या कोई ड्राउट की सिचुएशन होती है तो इससे निपटने के लिए तो सिचुएशन हमारे पास पॉलिसीज थी, SOPs थी, लेकिन इस किस्म के पेंडेमिक्स के लिए हमारे पास पॉलिसीज मौजूद नहीं जिस पे काम करने के लिए सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे ज़रूरत है। और सिविल सोसाइटी में को अपना रोल प्ले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को जो शऊर आगाही है वो फराहम करे, चाहे वो अपने एडवोकेसी सेशंस के थ्रू करते हैं, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के थ्रू करते हैं, ख़वातीन के थ्रू करते हैं, रेडियो प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इसमें आगाही देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह खान काकड़ साहब। होम बेस्ड वर्कर्स, ख़वातीन और मर्द भी हैं, होम बेस्ड घरों में बैठ कर के काम करते हैं, ठेके पे काम करते हैं, ऑर्डर लेकर के काम करते हैं। उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात मुरतब हुए और उनके लिए क्या आपकी तजवीज़ है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए या डोनर इदारों को क्या करना चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की कि डोनर इदारों को राग़िब करें कि वो अब आएँ और इन लोगों की मदद करें?
जी। इसके ऊपर ये है ना क्या होम बेस्ड वर्कर की जो आप बात कर रहे हैं, घरेलू सतह पे जो खवातीन काम करते थे, कुछ ऐसे खवातीन थे जिनके पास लोग घर में काम लाते थे और फिर वो करते थे, कोई कशीदाकारी हो गई, कोई कपड़े बनाए, कोई तरह की चीजें खवातीन घरों में काम करती है। कुछ इस तरह की खवातीन, कुछ बच्चियां जो कि लोगों के घरों में जाती हैं, काम करते हैं। तो इस तरह की खवातीन काफी ज्यादा मुतासिर हुए हैं जी बिल्कुल, और इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने की जो है ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ने भी जो है काफ़ी हद तक जो है इस मामले में जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को और UN को जो है इन चीज़ों में रिलैक्स किया हुआ। इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न ने जो है वो 6 महीने तक जो है तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस है या जो UN के ऑर्गेनाइजेशन को इजाज़त दी है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करे। अब इसके लिए जो है गवर्नमेंट की सतह पर जो है एडवोकेसी करने की जो है वो ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी जो है थोड़ा UN को जो है ये जो सिचुएशन है हमारे, इनके बारे में थोड़ा एडवोकेसी करे, थोड़ा मोबिलाइज करे कि वो इन चीज़ों में जो है हमारा मदद कर सके। आपने वायलेंस की बात की, जो हमारे जो रूरल एरियाज है, खास तौर पे चमन बॉर्डर जो बंद है जी बिल्कुल, तो इससे बहुत से ज़्यादा लोगों को जो रोजगार था, जो मजदूर थे वो मुतासर हो गए बिल्कुल, ज़ाहिर है। फिर ये जो हमारे पशीन का एरिया है, लोलाई का एरिया है, या जो फिर हमारे बलोच बेल्ट में जो हमारे बॉर्डर के जो एरियाज है, तफ्तान वगैरह, इस पे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि हमारे लोगों का जो रोजगार है, जो ज़रा मयाश है, वो है मेहनत मजदूरी जी बिल्कुल। जब मजदूर बेरोजगार हो जाए तो उनके घर में बहुत से मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं जी बिल्कुल। खासतौर पे जो खवातीन की भी बात मैंने बात की, उसके ऊपर तशद्दुद शुरू हो जाते हैं, घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, उनकी जो एजुकेशन थोड़ा बहुत करते वो मुतासर हो रहा है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो मुतासर हो गए। और ख़ासतौर पर जो होम बेस्ड वर्कर की जो घरेलू सतह पर खवातीन का जो काम था वो बहुत ज़्यादा, जो छोटे मोटे लोग फैक्ट्रियों में जो हमारे लोग काम करते थे, जो शहर के एरियाज हमारे कोटा के या कोटा से बाहर जो छोटे मोटे काम, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए। और फिर वो खवातीन जो मैंने आपको बताया कि स्कूलों में जो टीचर्स काम करती थी, कोई 15-20 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती, तो वो बिल्कुल बिल्कुल हज़ारों की तादाद में थी, बल्कि लाखों की तादाद। हमारे खवातीन तो यही है, जो पढ़े लिखे खवातीन या तो वो टीचर्स बनते हैं या तो वो हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं। तो ये जितनी भी हेल्थ सेंटर्स हमारे प्राइवेट्स थे, चाहे स्कूल थे, इसके सेंटर्स थे, वो इससे बंद हो गए। तो इससे काफ़ी जो है घरेलू सतह पे जो खवातीन थे या जो खवातीन काम करते मुतासर हो गए। बिल्कुल प्यारे लिसनर्स, आप सुन रहे हैं स्काई FM 89 और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान से लालौरलाई की जानिब से ये खसूसी प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। कोविड-19 ने यकीनन ज़िंदगियों को मुतासिर किए हैं, बहुत से पिसे हुए तबका जिसमें ख़वातीन और ख़वातीन की बात की जा रही है, जिसमें माजूर अफराद की बात की जा रही है, जिसमें अक़लियत की बात की जा रही है, जिसमें बच्चों के और बुज़ुर्गों की बात की जा रही है। यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुतासिर हुए। तो फातिमा खान, चूँकि वक्त भी प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है, ये बताएं कि महकमा सेहत क्या क्या किरदार रहा है और क्या करें, तजवीज़ दें महकमा सेहत को भी और पब्लिक को भी तजवीज़ दें, क्योंकि पब्लिक अब भी जो है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक जनरल फिनोमेना तो भी ये चल रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। जो लोग SOPs थोड़े बहुत फॉलो हो रहे थे वो भी खत्म हो गए। बिल्कुल। तो उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का अगर देखा जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया है। हम ये नहीं कर सकते, जितने महदूद वसाइल हमारे पास बलूचिस्तान में मौजूद थे, अगर हम उसमें देखें तो तफ्तान से अगर शुरू करें कि जो ज़ायरीन थे उनको पाकिस्तान लेकर आना, फिर उनको वहाँ पे क्वारंटाइन करना, और फिर उनमें से जो इफेक्टेड थे उनको आइसोलेट करना, फिर उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। शुरू में हमारे पास PCR मशीन्स नहीं थी, टेस्ट नहीं हो रहे थे यहाँ पर। फिर 2 PCR मशीन आई, फिर उसमें पता चला कि जी एक ख़राब हो गई, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई। तादाद हमारे पास PCR मशीन्स की बढ़ रही है, लेकिन अब भी सबसे बड़ी बात है कि लोग टेस्ट करवाने पर राजी नहीं है। आपके को नज़ला है, खांसी है, जुकाम है, लेकिन आप डरते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आई है कि ये एक टैबू सिचुएशन जो बनी है सोसाइटी के अंदर कि ओहो कोरोना, इससे तो पता नहीं अछूत की बीमारी हो गई है ना, ये तो छूत की बीमारी है, इनको तो बिल्कुल कोरोना। लोग ये छुपाते रहे। अगर आपके घर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना था, कोविड की कोई कंडीशन थी, तो आपने उनको छुपाया, आपने उनके जनाजों को छुपाया, आपने लोगों को ये नहीं बताया कि हमारा बंदा कोई कोरोना की वजह से डेथ हुई है। 100 बंदों को और बुलाकर वो जनाजा करवाया और वो 100 बंदों को इफेक्ट करवाया, और वो 100 बंदे नहीं 100 घराने इफेक्ट करवाए, और उनमें से अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई थी, उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे पड़ती है? शादियां की गई थी इलाकों में, सर
शहरों के अंदर शादियां हुई हैं, देही इलाके तो बाहर की बात है। कोयटा के अंदर ये सिचुएशन हुई, कोयटा के अंदर लोगों ने जनाजों को छुपाया, ये बात डिक्लेयर नहीं की कि हमारे लोग कोरोना की वजह से, वो एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का इसमें इतना कसूर नहीं है जितना हमारे अपने लोगों का कसूर है। हमारे लोग अगर हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे 1000 मशीनें भी PCR की लगा दे, लोगों के टेस्ट हो जाए, इतनी एफिशिएंसी तो हमारे पास पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है, बलूचिस्तान की बात अगर देखी जाए। लेकिन जिस तादाद में टेस्ट हो रहे हैं, अच्छा एक चीज हेल्थ डिपार्टमेंट में देखी जाएगी जिसकी जरूरत है कि जो PCR के टेस्ट हुए, जो VTM मशीन्स थी या PCR मशीन्स थी या जो टिकट्स थी, वो कितने एफिशिएंट थी, उन पे हम कितना रिलाई कर सकते हैं। एक दिन हेल्थ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है वो पॉजिटिव आता है और अगले दिन वही टेस्ट आगा खान से नेगेटिव हो जाता है। जी बिल्कुल। ये क्रेडिबिलिटी क्या है कि किसके टेस्ट पे रिलाई किया जाए, गवर्नमेंट पे या प्राइवेट इदारों पे। एक चीज गवर्नमेंट को इस चीज पे काम करने की जरूरत है कि लोगों को ये एहसास दिलाएं कि अगर ये बीमारी आपको है भी तो ये खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी नहीं है छूटकी कि जिसको छुपाया जाए। और दूसरा ये कि टेस्ट की रिपोर्ट्स में डिले बिल्कुल 5 दिन में अगर आपकी रिपोर्ट आती है तो 5 दिन में आपके घर में कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं, और वो 5 दिन आपकी ज़हनी जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन है उसको कहाँ पे ले जाती है। जिन्होंने नहीं भी मरना होता वो खौफ से मर जाते हैं या खौफ से बीमार हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ साफ पानी की जो सहूलत थी जिसकी वजह से टाइफाइड का बहुत ज़्यादा जो फैलना था पाकिस्तान में और खासकर बलूचिस्तान के अंदर, हमने देखा गया कि साफ पानी जो है वो लोगों के पास मैसर नहीं था। तो ये वो चीज़ें हैं, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, PPE किट्स अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स का एहतजाज इन चीज़ों में देखने तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अपने SOPs रिवाइज करने की ज़रूरत है। सरकारी सतह पे गवर्नमेंट को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट को मजीद कितना एफिशिएंट किया जा सकता है और कितनी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा खान, मेंबर नेशनल कमीशन बराए ख़वातीन हुकूमत बलूचिस्तान। आखिर में आपके पास आते हैं हमीदुल्लाह खान काकर साहब, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सजेशंस हैं आपकी कि किस तरह हुकूमत काम करे और सिविल सोसाइटी क्या करे और अवाम क्या करे। तजवीज़ मेरा यह है ना कि 2 बातें हैं। एक बीमारी है जी, जब बीमार हो जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है बहुत से जो है वो जिम्मेदारी बनती है। एक बीमारी से पहले जो तैयारी है, अवेयरनेस की तैयारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे माशरे में हर पढ़े लिखे हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये एहसास दिलाए, लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को आगाही दे, लोगों को बताए कि यार ये बीमारी है और इसका रोकथाम और तरीका ये है कि इसको हम किस तरह इसकी रोकथाम करें। बाकी जो गवर्नमेंट की सतह पे जो इस वक्त इक़दाम है, PDM ने भी बहुत अच्छा रोल अदा करने की कोशिश की, हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी जो है अपना जो वसाइल है उसमें कोशिश की। तो ये आवाम की जो बात हम कर रहे हैं, ये जो आम लोगों की हम बात कर रहे हैं, बीमारी से पहले जो उनकी रोकथाम है उसकी सलीम में हम सबको किरदार अदा करना है। चाहे हमारे टीचर्स है, चाहे हमारे सिविल सोसाइटी है, चाहे हमारे डॉक्टर्स है, चाहे हमारे नोटेबल्स है, चाहे ये जो हमारे उलमा हैं। इस वक्त हमारे उलमा जो इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं। हमारे जो बड़े हैं, जो कबायली है, इनके लोग जो है बात मानते हैं। तो इसके साथ हम सब ने मिल करके इन चीज़ों के ऊपर काम करने की जो हमें ज़रूरत है, लोगों में जो अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है ताकि इसका रोकथाम हो। और इलाज तो बहुत बात की बात है, उसके इलाज इस वक्त मौजूद भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत रोकथाम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो उसको मेडिसिन वगैरह देते हैं उस हद तक तो जो है वो हो रहा है। लेकिन फिर ये एक और बात मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, हमारे रूरल एरियाज में न कोई इसके टेस्ट हो रहे हैं न वहाँ पे जो है इस तरह की फैसिलिटीज जो है मौजूद है। गवर्नमेंट के लिए हमारे तजवीज़ ये है, ये जो हमारे जितने भी हमारे इसके ऊपर काम करने वाले लोग हैं कि थोड़ा हमें जो है रूरल एरियाज में, हमारे देही इलाकों में जो है इस तरह की केसेस बहुत ज़्यादा मौजूद है। वहाँ पे अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, वहाँ पे किट्स देने की जो है भी ज़रूरत है, वहाँ पे अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हॉस्पिटल में जब आप जाए वहाँ पे तो हम देखते हैं बहुत हॉस्पिटल्स में जो है न वहाँ पे न किट्स अवेलेबल है, न चीज़ें अवेलेबल है, जो लोग जा रहे हैं। तो बस इसमें हमारा ये है। और खास तौर पे मैं स्काई FM 89 का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सिलसिले में जो आप लोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। आवाज़ फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इसने कैंपेन शुरू किया। उजाला नेटवर्क का बहुत शुक्रिया। वसीला फाउंडेशन जो हमारे बलूचिस्तान की जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि इसने ये इस सिचुएशन में इस तरह का काम शुरू किया। तो जब तक हम इन सब की जो हौसला अफजाई नहीं करेंगे, ये खुद हम अपने काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है इन चीज़ों में कोई बेहतरी जो है मुमकिन नहीं है। तो हम सबको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जी प्यारे सामाईन, स्काई FM 89 से
उजाला नेटवर्क और आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान सिला लोलाई की जानिब से ये खसूसी प्रोग्राम जो कि 3 शोज़ पर मुश्तमिल था आज इख्तिताम पसीर हुआ और मैं इस शोज़ में आपका मेज़बान था वतन यार खिलजी। तो एहतियात कीजिए क्योंकि कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो ज़िंदगी है। खुद भी कोरोना से महफूज रहें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके और अपने घर को महफूज रखें, अपने गली कूचे मॉलों को, अपने शहर को महफूज रखें, प्यारे बलूचिस्तान को महफूज रखें और प्यारे पाकिस्तान को महफूज रखें। आइए हम एक सेहतमंद कौम की जानिब कदम बढ़ाएं और एक सेहतमंद कौम बने, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं वतन यार खिलजी आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये घटाएं तेरे बिन हैरान हैं, ये घटा मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। परेशान